तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव 2026 के भावी उम्मीदवार शिक्षाविद कृष्ण नंदन त्रिवेदी ने शिक्षा संवाद कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों के हित को लेकर मीडिया से विस्तृत बातचीत की। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद उनकी पहली प्राथमिकता बिहार के शिक्षकों को वेतनमान सुरक्षित कराना होगा। इसके साथ ही मदरसा और संस्कृत विद्यालयों के दयनीय स्थिति में भी सुधार, बुनियादी सुविधा की उपलब्धता और शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने पर सरकार पर पूरा दबाव डालेंगे और उसे पूरा कराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों की आर्थिक बदहाली और कठिनाइयों को दूर करने के लिए ठोस पहल की जाएगी। उनका प्रयास वित्त रहित एवं अनुदानित विद्यालयों और महाविद्यालयों का नियमितीकरण कराना होगा ताकि शिक्षक समाज की आवाज को मजबूती से सदन में पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि बिहार के शिक्षक बहुत सारी समस्या से ग्रस्त है, लेकिन यदि उन्हें नियमित वेतनमान मिल जाता है तो अन्य समस्याओं अपने आप गौण हो जाएगी। तो देखिए किस प्रकार से शिक्षाविद कृष्ण नंदन त्रिवेदी ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है, उनको भी आप सुनिए। नमस्कार, मैं हूँ कृष्ण नंदन त्रिवेदी। शिक्षक संवाद 2 में आप सभी प्रेस के बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अब शिक्षक संवाद का उद्देश्य क्या है, इसके लिए हमने आपको आमंत्रित किया है। आप शिक्षकों के समस्याओं और परेशानियों के संदर्भ में प्रश्न एक एक कर पूछ सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है शिक्षकों को लेकर कि वेतन मांग को लेकर काफी दिन से शिक्षक संघर्ष कर रहे हैं। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि अभी चुनावी मैदान में है, चुनाव अगर आप जीतते हैं तो इसको लेकर क्या आपकी योजना है? बिल्कुल, क्योंकि शिक्षकों की सबसे बड़ी समस्या है, बिहार के शिक्षकों की सबसे बड़ी समस्या है वेतनमान की समस्या। क्योंकि जितने भी हमारे बिहार के शिक्षक जो नियोजन के रूप में आए हैं, नियोजित शिक्षक के रूप में आए हैं, या उससे पहले शिक्षा मित्र के रूप में आए थे, या बाद में बीपीएससी 1, 2, 3 के रूप में आए, सब एक न्यूनतम वेतन पर कार्य कर रहे हैं। सरकार ने जब चाहा, जैसे चाहा, अपने अनुसार वेतन तय किया। वेतन मान के नाम पर एक फिक्स्ड अमाउंट तय करके उन्हें नियुक्त किया है, जो शिक्षकों के हित में नहीं है, उनके परिवार के हित में नहीं है और बच्चों के हित में नहीं है। चूँकि यह सामान्य बात है कि जब किसी भी व्यक्ति को पूर्ण वेतन नहीं मिलेगा, उसके आर्थिक लाभ की भरपाई नहीं हो पाएगी, तो वह मन से कोई कार्य नहीं करेगा। इसलिए मेरा एकमात्र और अंतिम उद्देश्य है शिक्षकों की बेहतरी और उनके वेतनमान दिलाने के क्रम में मुझे जो भी चुनौतियां आएंगी, जो भी समस्याएं आएंगी, मैं शिक्षकों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलूँगा। ज़रूरत पड़ी तो दौड़ूँगा, ज़रूरत पड़ी तो बैठूँगा, ज़रूरत पड़ी तो आमरण अनशन भी करूँगा, लेकिन वेतनमान शिक्षकों को मिलना चाहिए। चूँकि वेतनमान पहले भी थी, वेतनमान पहले भी था, ऐसा नहीं था कि शिक्षकों को नए सिरे से वेतनमान दिलाना है। वेतनमान पहले था, अब फिर से उसी वेतनमान को कायम कराना है। सरकारें नियम बनाती हैं, तोड़ती हैं, फिर बनाती हैं। सरकार को नियम बनाने का अधिकार है, तोड़ने का अधिकार है, तो फिर से नियम क्यों नहीं बना सकती? सरकार कहती है कि नियमावली ऐसा है, वैसा है, तो आप नियमावली में फिर से सुधार करो। मदरसा और संस्कृत विद्यालय की स्थिति इन दिनों काफ़ी ज़्यादा दयनीय है।
बिहार में शिक्षा की बात होती है, लेकिन काफी ज्यादा दयनीय है। बहुत सारे जनप्रतिनिधि चुनाव जीतते हैं, आते जाते हैं। आप भी अभी चुनावी मैदान में उतरेंगे, चुनाव जीतेंगे, तो आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या रणनीति होगी? निश्चित रूप से मदरसा और संस्कृत विद्यालय सरकार के द्वारा ये दो उपेक्षित इकाई हैं। सरकार ने इसके बारे में कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। इनको लगता है कि ऐसे ही इनको चलते रहने देना चाहिए। ऐसा यदि करना ही था तो फिर मदरसा और संस्कृत विद्यालयों को आप बंद करने की योजना क्यों नहीं बना लेते? यदि बंद नहीं करना है और चालू रखना है तो फिर उसका उद्देश्य पूरा होना चाहिए। आप संस्कृत विद्यालयों के रख रखाव, मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों को वेतन समय पर दिया जाना, अनुदानित हैं तो उनको समय पर अनुदान देना, और यदि अनुदानित है तो उनको फिर से नियमितीकरण करना, ये सरकार का उद्देश्य होना चाहिए। चाहे ये मदरसा हो या संस्कृत विद्यालय, ये संस्कृत के, ये सरकार के सौतेले संतान की तरह हैं, जिसमें एक पक्ष बाप के रूप में जो है वो थोड़ा प्यार देता है, तो जो माँ के रूप में है वो प्यार नहीं देता। आप क्या करेंगे? हाँ, मैं निश्चित रूप से, हमारा उद्देश्य होगा कि सरकार को इसके लिए समझाएं, सरकार को इसके लिए बाध्य करें कि या तो आप मदरसा और संस्कृत विद्यालयों को बंद कर दें, नहीं तो इसकी बेहतरीकरण के लिए आप बेहतर से बेहतर उपाय करें, जैसे सामान्य विद्यालयों के लिए आप कर रहे हैं। और सरकार मदरसा संस्कृत के विद्यालय चल रहे हैं, लेकिन यहाँ मॉडल स्कूल का आप कंसेप्ट बना रहे हैं। ये एक जो है, पहले जो है उसको आप देख नहीं रहे हैं और बाद पर आप ध्यान देने जा रहे हैं। एक और सवाल है, वित्त रहित और अनुदानित विद्यालय और महाविद्यालयों के लिए आप क्या सोचते हैं? क्योंकि इसको लेकर भी बहुत सारी चर्चा होती रहती है। क्या? बिल्कुल, ये भी सरकार का एक उपेक्षित अंश है। सरकार को तत्काल चाहिए कि जो भी वित्त रहित विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उनको तत्काल अनुदान देना शुरू कर दें, क्योंकि मान्यता तो सरकार ने दी है, तभी वो विद्यालय चल रहा है या महाविद्यालय चल रहा है। और जो भी अनुदानित विद्यालय या महाविद्यालय है वो सरकार के मान्यता के पश्चात ही चल रहे हैं। यदि आपने मान्यता दी है तो आप कितने दिन उसको ऑक्सीजन पर रखेंगे? आप उसको अस्थायी रूप से जीवन दान दे दीजिए, उसका नियमितीकरण कर दीजिए, रेगुलराइज कर दीजिए। रेगुलराइज कर दीजिएगा तो आपका भी कल्याण होगा, छात्रों का भी कल्याण होगा और शिक्षकों का भी कल्याण होगा। आपको मैं बताऊं कि आज जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, इसमें ये अनुदानित महाविद्यालय और अनुदानित विद्यालय बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। यदि ये नहीं होते तो निश्चित रूप से सरकारी, जिनको सारी फैसिलिटी पहले से मिली हुई है, अब इनके साथ ही वो भी उसी रवैये से चल रहे हैं। उसमें भी जो शिक्षा पर सरकार की पैनी नज़र होनी चाहिए, उपेक्षित दृष्टि हुई, जिसकी वजह से चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन तक सबों में एक अलग तरह की गिरावट देखने को मिली। और उस गिरावट के कारण आज बहुत अच्छी स्थिति नहीं है शिक्षा की, चूँकि वेतन मान दे देने से या अनुदानित विद्यालयों महाविद्यालयों को नियमित कर देने से निश्चित रूप से शिक्षा के स्तर में सुधार होगा, शिक्षक को समय पर पैसा मिलेगा, मन से कार्य करेंगे। एक और सवाल है सर, आप स्कूल टू स्कूल जा रहे हैं, सभी जिलों में आपने भ्रमण किया, वैशाली हो, सीहोर हो, सीतामढ़ी, किस तरह का शिक्षकों का आपको यानी प्यार मिल रहा है, कितना समर्थन मिल रहा है? मुझे तो लग रहा है कि शिक्षक मुझे दिल से अपनाना चाह रहे हैं और जो पहले के प्रतिनिधि हैं उनके प्रति उनके मन में एक अलग आक्रोश दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो अब पूरी तरह से बदलाव के मूड में हैं और तुरंत बदलना चाहते हैं। उनका बस चले तो जितना जल्द हो वो उन्हें बदल दें, क्योंकि वो ये बात बार बार कहते हैं कि
आप आए हैं सर, आप क्या करेंगे, चूँकि 11 वर्ष 12 वर्ष से एक दूसरे लोग आए और हम ये उम्मीद करते रहे कि हमें वेतनमान मिल जाएगा, हम जो अन्य कर्मचारी हैं बिहार सरकार के उसके बराबर हो जाएंगे और हमें हर महीने एक ठीक ठाक राशि मिलेगी। लेकिन चूँकि ठीक ठाक राशि की जगह सरकार को जो मन होता है वो फिक्स कर देती है और उसी पर हमें कार्य करना पड़ता है और सरकार हमसे अपेक्षा बहुत करती है। सर, चुनाव में खास करके संसाधनों का खेल होता है और चुनाव से पहले जो भी प्रत्याशी आते हैं बहुत सारे वादे दावे करते हैं, लेकिन आप एक ईमानदार शिक्षक रहे हैं, बहुत सारे स्कूलों में आपने पढ़ाया है, खास करके केंद्रीय विद्यालय में, तो आप चुनावी मैदान में उतरे हैं और यहाँ पर संसाधनों का खेल है। हाँ बिल्कुल, ये चुनाव संसाधनों का खेल है और इसमें उतरना हमारे जैसे व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन मुझे अपनी काबिलियत पर विश्वास है। मुझे लगता है कि लोग संसाधन की जगह इस बार काबिलियत पर गौर फरमाएंगे। लोगों को काबिल लोगों की ज़रूरत है, शिक्षकों को काबिल लोगों की ज़रूरत है। और जो ये शिक्षक समुदाय है, चाहे वो तिरहुत का हो या बिहार का हो, सभी जो इसके वोटर होते हैं, शिक्षक निर्वाचन के वोटर होते हैं, ये काफ़ी योग्य वोटर होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके वोटर कम से कम उच्च विद्यालय के होते हैं और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, वाइस चांसलर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज के अस्थायी शिक्षक इसके वोटर होते हैं जो कम से कम 3 साल शिक्षक के रूप में कार्य कर चुके हों। तो ये वोटर काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो ये संसाधन पर बिकने वाले लोग नहीं हैं। कितनी भी खरीदने की इनको कोशिश की जाए, इन पर किसी का दाल गलने वाला नहीं है। लोग अपने लेवल से चाह सकते हैं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि जितने संसाधन की ज़रूरत है उतने संसाधन मेरे पास हैं, लेकिन जो संसाधनों की बात की जा रही है उस संसाधन में मैं विश्वास नहीं रखता और मुझे लगता है कि तिरहुत के शिक्षक भी इसमें विश्वास नहीं रखते। अगर ऐसा होता तो पिछले बार ही खेल बदल गया होता, जो नहीं हुआ। अच्छा, आखिरी सवाल है, स्कूल में अलग अलग तरह के शिक्षक दिखाई देते हैं। कुछ शिक्षक नियोजित शिक्षक है, कुछ शिक्षक बीपीएससी से जो परीक्षा देकर आए वो लोग हैं। कैसे देखते हैं इसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ अभिषेक जी, सरकार का वास्तविक खेल तो यही है। सरकार ने शिक्षकों को अलग अलग वर्गों में विभक्त करके खेलने का प्रयास किया है। अब ऐसा कर दिया है कि शिक्षकों की इतनी वैरायटी तैयार कर दी है, ना केवल शिक्षकों की, वो प्रधानाध्यापकों की वैरायटी तैयार की गई है। एक प्रधानाध्यापक हैं, दूसरे प्रधान शिक्षक हैं। इस तरह से इसका उद्देश्य सरकार का एक मात्र है कि आप इनको इतने वर्गों में बांट दो कि एक बार सभी मिलकर आवाज़ नहीं उठा सके। आवाज़ उठाएंगे तो निश्चित रूप से सरकार की चूल्हें हिल जाएंगी। और इतने खंड में बांट दिया है, इतने संघों में बांट दिया है कि चाह कर भी वो लोग आपस में मिल नहीं पाते और मिलने के लिए उन्होंने रास्ता भी कहीं नहीं छोड़ा है। अब इसमें बहुत बड़ी आवश्यकता ये है कि सबसे पहले तो इन शिक्षकों को एक कैटेगरी में, जैसे प्राइमरी का एक कैटेगरी होगा, सेकेंडरी का एक कैटेगरी होगा, सीनियर सेकेंडरी का एक कैटेगरी होगा और उसके लिए उनका एक नोमेनक्लेचर यानी पद नाम, एक ही नाम हो। सीनियरिटी के आधार पर उनके वेतन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये करने की आवश्यकता है। और दूसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें देखने को आती है कि एक ही विद्यालय में, आपने यूएचएस और यूएमवी सुना होगा, जो अपग्रेडेड हाई स्कूल हैं, जो पहले या तो प्राइमरी थे, मिडिल थे, उसको +2 कर दिया गया है। तो उसमें क्या किया है सरकार ने कि +2 तो कर दिया, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी प्राइमरी का ही है, लेकिन चल रहे हैं सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी वहीं। अब सीनियर सेकेंडरी जहाँ चल रहे हैं वहाँ हेड मास्टर और एक हेड टीचर की नियुक्ति की गई है, एक ही कैंपस में दोनों। तो एक म्यान में तलवार कितनी होनी चाहिए? एक, और वहाँ 2 तलवार है और दोनों तलवार आपस में भिड़ते रहते हैं, टकराहट होती रहती है। ये जो यूएचएस है ये राजनीति का गढ़ हो गया है। सरकार की दृष्टि बिल्कुल ही इस पर नहीं है और सरकार को अब करना होगा। यदि सरकार सोचती है शिक्षकों की बेहतरी के लिए, शिक्षा की बेहतरी के लिए, तो निश्चित रूप से इस पर ध्यान देने की बात
है और सरकार को ध्यान देना होगा, नहीं तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है पूरी तरह से चरमरा जाएगी। और अभी तक बिहार में शिक्षा सलाहकारों की बड़ी भूमिका नहीं रही है और सरकार इसके लिए कोई आवश्यकता महसूस नहीं करती। सरकार चाहती है कि ऐसे ही चलते रहे, थोक भाव में बहाली होगी।